तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी चैप्टर आपका मोशन। आज कहानी उससे थोड़ी सी आगे, कहानी जाएगी लॉज ऑफ मोशन की तरह। जो आपका नया चैप्टर है आपकी जो बुक में, जिसका नाम है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। तो हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन जो पहले था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं कि आपको कंप्लीट आपका जो साइंस है, कंप्लीट आपका मैथ्स है, वो पूरा कराया जाएगा इस राही एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे। जिन स्टूडेंट्स को ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है वो भी कराई जाएगी। नीट जेई फाउंडेशन की क्लासेस भी होंगी। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, राही करियर प्रेप। और फ्री कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज दोनों को एंजॉय कर सकते हो। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके अलावा एक बात और, जिन स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी रहती है या कोई डाउट्स हैं, कुछ उन्हें एडिशनल हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई दिक्कत आती है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8800467211 पे। आप कभी भी फ़ोन करें, राही एकेडमी आपका स्वागत करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट करो। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे आप लोग तो हमारा ये छोटा सा इंस्टीट्यूट बड़ा होगा और स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और हम उनके लिए और बेहतर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हमारा है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में कुछ चीजें हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या होता है, गैलीलियो का जो एनालिसिस है अबाउट मोशन वो क्या है, और न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो थोड़ा चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने स्लाइड्स भी लगाई हैं, यूजुअली मैं स्लाइड्स नहीं लगाता। कल की क्लास से हम कहानी स्टार्ट करते हैं कि जो रेस्ट है और जो मोशन है वो क्या होता है। ठीक है, तभी इस चैप्टर को समझेंगे। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस देयर दैट रेस्ट मींस अ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। मोशन का मतलब ठीक इसका उल्टा, when an object is changing its position with respect to its surrounding then that object is in motion। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग की कंटेक्स्ट में पोजीशन को अगर शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है। तो यही लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज ओवर द टाइम। कि टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के रिलेटिवली, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। वही मोशन है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। तो यहां तक हमने कल बात कर ली थी। आज बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो व्हाट इज फोर्स। देखिए, फोर्स का मतलब क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर वो पुश और पुल है। क्या है? पुश और पुल। तो फोर्स इज पुश और पुल। ये फोर्स क्या होता है? कोई या तो धक्का है या खिंचाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आप अगर मार्कर से, मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं तो यहाँ पे इस मार्कर को ऐसे खींच रहा हूं उस डायरेक्शन में। आप गाड़ी को आगे ऐसे धक्का मार रहे हो तो वो धक्का मारना है, वो भी फोर्स है। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ऐसा धक्का देना। टाइम जितना कम हो जाएगा उतना ही फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कम टाइम में ज्यादा फोर्स। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स एक पुश और पुल को दिखाता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट दैट कैन चेंज। देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है उस पर तो मैं बात कर ही करूंगा। पहले ये समझते कि फोर्स यानी पुश एंड पुल है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। कल हमने बात की थी दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज,
Vector quantities and scalar quantities. Vector quantities are those quantities which requires magnitude as well as direction. तो अगर आप देखोगे कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर गाड़ी को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो उसमें अगर डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेगा कि उधर ईस्ट में धक्का मारना, तो ईस्ट ही डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर वो कभी इधर कभी इधर, तो ये नहीं, ठीक है। फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वर्क करता है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। इसका मतलब क्या है? सपोज कोई पर्सन ऐसे दीवार को ऐसे पुश करे, दीवार को धक्का मारे, तो दीवार भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। ये एग्जांपल शायद आपको समझ में ना आया हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ये एक रिवर है, ऐसे वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर, और यहां पर आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लेटे लेटे ऐसे जा रहे हो कि भाई तैरना है। ये आपके हैंड्स, हाथ है। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाना है, इधर जाना है, तो आपको पानी को इस डायरेक्शन में पुश करना होगा, पानी को इधर धक्का मारना होगा, तब आप उधर जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आप पानी को जब इधर धक्का मार रहे हो, तो पानी आपको उतना ही उधर धक्का मार रहा है। दैट मीन्स one force is working in this direction and the opposite force is working in that direction. तो फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। अगर ये F है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उतना ही फोर्स रहेगा, और उसको हम लोग माइनस F से दिखा देंगे। बस डायरेक्शन चेंज होने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। सो दिस इज क्लियर दैट फोर्स वर्क इन पेयर। तो फोर्स जो है वो पेयर में लगता है, ठीक है। एसआई यूनिट जो फोर्स का है, द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है आपका फोर्स का? लिखा हुआ है सामने, न्यूटन है, न्यूटन है, ठीक है। सीजीएस यूनिट भी ध्यान दे लेंगे। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है, ओके, डाइन है। तो 1 न्यूटन, ये वैल्यू लिखी है, नोट डाउन कर लेंगे, 1000000 डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है? 10 इंटू या 10 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 इंटू 10 टू द पावर 4 डाइन, ठीक है। तो आप चाहे ये लिख लें या फिर है ना यहाँ से नोट डाउन कर लें, तो आपको पता चला फोर्स कैसे पेयर में वर्क करता है, ठीक है। सी, नाउ हमें जानना है कि फोर्स के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट पे आएंगे, तो इफेक्ट को जरा देखेंगे। इफेक्ट का मतलब ये है कि फोर्स क्या कर सकता है, क्या कर सकता है फोर्स। तो इसके लिए आप ये सोचो कि भाई साहब तुम फोर्स से क्या क्या करा सकते हो। अब वो वाला फोर्स नहीं कि प्रेशराइज कर देंगे, ब्लैकमेल कर दिया, मैंने तो ब्लैकमेल किया उसको और ब्लैकमेल करा के कुछ बोल दिया, वो वाला नहीं, वो फोर्स नहीं। ये अलग टाइप का फोर्स है ना, वो ब्लैकमेलिंग वाला नहीं। देखो, आप फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? किसी सपोज स्टेशनरी बॉडी को चला सकते हो। तुम्हारी गली है, गली में एक बच्चा बेचारा बैठा हुआ अपनी साइकिल पे, तुम आ रहे हो स्कूल से, तुमने उसकी साइकिल को से धक्का मारा, वो साइकिल के साथ आगे भाग गया, यानी रेस्ट वाली बॉडी को अपने मोशन में ला दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो। बच्चा बेचारा साइकिल चला रहा है, मेहनत से सीखने की कोशिश कर रहा है, तुम अपना भारी सा बैग और भारी सा शरीर लेके उस पर बैठ गए और साइकिल को ऐसे पकड़ लिया, साइकिल आगे नहीं जा पा रही है, आपने रोक दिया। ये भी एक तरीका है कि आप मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आए, ठीक है। आप और भी कुछ कर सकते हो। आप उस बेचारे बच्चे की स्पीड कम कर देते। जैसे बच्चा साइकिल ऐसे चला के ले जा रहा है, आप थोड़ा फोर्स लगाते, बच्चा आगे चल रहा है बट उसको साइकिल उतनी रफ्तार से नहीं भाग रही है, तो ये आप क्या कर दिया? आपने उसकी स्पीड कम कर दी, वेलोसिटी को कम कर दिया। आप और भी कुछ कर सकते थे। आपने कहा कि तू भाई मेरी गली में साइकिल चला रहा है मेरी मर्जी के बिना, तो तुमने उसकी साइकिल का ऐसे हैंडल ऐसे टिल्ट कर दिया, और वो जा रहा है ऐसे और वो साइकिल मुड़ रही है ऐसे,
आप उसे खींच के डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। कुछ भी किया जा सकता है। फोर्स से आप किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हो, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और शेप चेंज कर सकते हो। शेप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो शेप चेंज? सपोज ये एक पत्थर पड़ा हुआ है आपके हाथ में, ये एक हैमर है और आपने इसको क्या किया, इस हैमर से इसको मारा और इस हैमर से इसको मार के इसके दो टुकड़े कर दिए। ये ऐसे टकराया यहाँ पे और ये दो पीसेस में टूट गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने किसी को एक चांटा मारा तेज से, उसके दो दांत टूट गए, या किसी को ऐसा पंच मारा कि उसका फेस डिफॉर्म हो गया। तो ये सब भी क्या है, ये फोर्स से शेप चेंज कर देना। तो फोर्स से क्या क्या हो सकता है? स्टेशनरी बॉडी को रेस्ट मूव करा सकते हैं, और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मूव करती हुई बॉडी को रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और शेप भी चेंज कर सकते हैं, वो भी लिख लेना। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, आप शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो। ये सारा नोट डाउन कर लेना। अब देखो फोर्स के फीचर्स, इसके बाद फोर्स के टाइप। फोर्स के टाइप में जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इसको देख लेते हैं। यहां तक तो शायद विजिबल होगा। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, मैंने जैसे अभी बताया कि फोर्स जो है हमेशा पेयर में लगता है। अगर मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा है, सपोज दो बच्चे हैं, एक बच्चा उधर है एक इधर है, दोनों एक रस्सी को खींच रहे हैं, दो एक रोप है उसको खींच रहे हैं, एक उस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, एक उधर एक इधर। अब ये रस्सी ना तो उधर जा रही ना उधर जा रही, ये जो है ये बैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्स पर्टिकुलरली बराबर हैं, उतने ही हैं जितना, अगर ये दोनों फोर्स जैसे ये दोनों अगर बराबर है, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग है, एफ इक्वल्स टू माइनस एफ, तो ना तो वो रस्सी उधर जाएगी ना उधर जाएगी, आंसर क्या आएगा इनका, रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स है, तो इनका नेट प्रोड्यूस जो निकलता है वो जीरो रहता है। ठीक है, इनसे कोई चेंज नहीं आता, ना बॉडी मोशन में जाती है, ना बॉडी रेस्ट में आती है, ना शेप चेंज होता है, ना साइज चेंज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बैलेंस फोर्स से ना तो एक्सेलरेशन होगा, देखो, ना तो इससे एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी इसी को तो बोलते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ये नहीं हो रहा है। इससे शेप एंड साइज, इसमें भी चेंज नहीं होगा। नेट प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट, नेट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, नेट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो नेट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। वही अनबैलेंस फोर्स क्या है, सपोज अब यही एक बड़ा पहलवान जैसा बच्चा इधर आया, एक छोटा बच्चा इधर है, तो दोनों के फोर्स में अंतर है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये बेचारा ज्यादा है, ये कम है। तो ये जो वही सेम रस्सी इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, अगर ये सेम रस्सी इस डायरेक्शन में जाने लगेगी, अगर ये 500 न्यूटन है, ये 800 न्यूटन है,
तो कितने फोर्स से ये आगे जाएगी? ये जाएगी 800 न्यूटन माइनस 500 न्यूटन, 300 न्यूटन से ये आगे इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ रहेगा। अगर दो अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कोई एक्ट होगा, रिजल्ट जीरो नहीं आएगा। कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो मोशन में जा सकती है, ऐसे तो मोशन यहाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई मोशन वाली बॉडी रेस्ट पे आ सकती है, ये भी हो सकता है। यानी कि एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी रिटार्डेशन भी होता है। इसके अलावा बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। नेट प्रोडक्ट विल नॉट बी जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसलिए स्लाइड लिख के आया हूँ क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएं, इसलिए स्लाइड से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ मैंने समझा दिया कि शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है। नेट जो आपका प्रोडक्ट है वो अनबैलेंस फोर्स में जीरो नहीं आएगा। नेट प्रोडक्ट हमेशा जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा उस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट उधर जाएगा, बिकॉज फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे दो फोर्स लग रहे हैं, ये आपका 1050 1050 न्यूटन, ये 500 न्यूटन। अब ऐसे में फोर्स कौन सा ज्यादा है? ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इधर मोशन इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, देखो पास्ट में जो साइंस था वो फिलोसफी के करीब, जो फिलोसफर्स थे वही साइंस की बातें करते थे। ऐसे में अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को आप लोग जानते होंगे। सुकरात, सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल का ये मानना था कि सारी चीजों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो मूल नेचर है, द फंडामेंटल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज दैट दे वांट टू स्टे इन रेस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि सारी जो नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी है, जो नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट है, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन गैलीलियो ने इसको अपोज किया, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला, जैसे उनका कहना क्या था, देखो गैलीलियो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। बच्चा आया, स्टूडेंट। ठीक है, गैलीलियो क्या कह रहे हैं कि सपोज क्लासरूम खुला हुआ है, गैलीलियो कह रहे हैं कि सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम एक बॉल को ऐसे रखें ऊपर से नीचे, तो ये नीचे आएगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इस सेम बॉल को अगर हम, गैलीलियो कहते हैं कि अगर हम इस सेम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे धक्का मारे, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे इसका जो रफ्तार है वो कम होता रहेगा, द ड्यू टू रिटार्डेशन इसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा। अब ऐसे में ये गैलीलियो कह रहे हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस इंक्लाइन प्लेन, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इसमें जा रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। एंड अनदर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसका रिटार्डेशन हो रहा है। द गैलीलियो इज सीइंग दैट। तो यहाँ पे आप देखेंगे
इंक्रीजिंग स्पीड, यहाँ रिटार्डेशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। गैलीलियो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और ये अगर मोशन में होता, इसमें होता, मोशन में होता, तो ये मोशन में ही बना रहता। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार या तो एक्सेलरेट होती है या रिटार्डेट होती है। तो गैलीलियो का कहना है कि वो एक्सटर्नल फोर्स हैं जो इसको रोक रहे हैं या चलने दे रहे हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट में नहीं रहना चाहता, वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। अब ये जो है ना, गैलीलियो को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजों को तोड़ने में बड़ा बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि पुराने जो थॉट्स है वो उनको चैलेंज किया जा सकता है, और वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स करके इसको चैलेंज करते हैं। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल आपके सामने निकल के आया, जिसको हमने क्या बोला, जैसे जो प्रिंसिपल की कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इस प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई इनर्शिया इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज अब जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तो इसका रोल समझ में आएगा आपको। और आप देखो, इनर्शिया की वजह से काफी सारी चीजें होती हैं। अब ये है क्या इनर्शिया, जो अभी मैंने बताया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच it tries to maintain its state of rest or uniform motion along the straight line। तो जो गैलीलियो ने कहा कि या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता, अगर वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, अगर ये सपोज ये मूविंग होता, सपोज दिस बॉल इज इन मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, इन मोशन, तो ये मोशन में ही बनी रहती, कभी इसके मोशन में कोई कमी नहीं आती जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगता। तो इनर्शिया जो है, उन्होंने कहा या तो ये रेस्ट वाला इनर्शिया है या ये मोशन वाला इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही बना रहेगा। ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट एट द रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अफेक्टेड। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। सेम ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इनर्शिया को ऐसे दो पार्ट्स में देखा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी वो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जो उसको या तो रेस्ट में रखना चाहती है या फिर मोशन में रखना चाहती है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। यहीं से हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इनर्शिया से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आता है एक वक्त कई बार ऐसे कुछ, व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। जैसे एक पर्सन है जो बस में खड़ा हुआ है, बस मूव करना स्टार्ट करती है और ये पर्सन पीछे की तरफ गिरता है। इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि पर्सन रेस्ट में है, बस मोशन में आ रही है। यानी पर्सन की बॉडी चाहती है कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, तो बस जब आगे निकलेगी तो ये पीछे ही रहना चाहेगा, इसलिए इसकी बॉडी बैकवर्ड गिरती है। इसका उल्टा ये हो सकता है, जब बस ब्रेक लगाए, क्योंकि जब बस मोशन में आ गई है धीरे धीरे इस पर्सन का बॉडी भी उसके साथ उसे अडॉप्ट कर लिया है। अब ऐसे में क्या होगा, जब बस ब्रेक लगाएगी, बस ने तो ब्रेक लगाया बस, बट इसकी जो पर्सन की बॉडी है स्टिल इन द मोशन, और ये आगे की तरफ गिरेगा, आगे इसको धक्का लगेगा। तो ये इनर्शिया है। तो एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, एक इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स। इसीलिए आपको देखोगे हम, व्हाई आर सीट बेल्ट्स यूज इन द कार एंड अदर व्हीकल्स, कि हम
सीट बेल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है कि इनर्शिया। इनर्शिया इज देयर। जब हम कार में ऐसे हैं और कार मोशन में है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मोशन में आ गई है। वी हैव अलाइंड विद दैट। अब जैसे ही हमारी बॉडी उसके साथ मोशन में आ गई, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, बॉडी इज स्टिल इन मोशन, कार रुकेगी और हमारी बॉडी बाहर जाने की कोशिश करेगी उस सेम ऐसे मोशन के साथ। तो ऐसे में सीट बेल्ट क्या करेगी, उस टाइमिंग को बढ़ाएगी, उसे रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ये पर्सन कार के बाहर या विंड सीट में नहीं लगेगा, कार के बाहर नहीं निकलेगा, एक्सीडेंट में से इंजरीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही why do we give many jerk to the bed cloths before hanging them to dry? हम जो गीले कपड़े होते हैं उनको कई बार ऐसे झटके क्यों देते हैं? तो इसके पीछे भी रीजन है कि उसमें डस्ट पार्टिकल हैं या फिर उसमें जो गंदगी है वो क्या होगा, जैसे ही आप ऐसे जर्क दोगे तो वो अभी इसके साथ रेस्ट में है, क्लॉथ आ गया मोशन में, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में ही रहने चाहेंगे तो इससे अलग हो जाएंगे कपड़े से। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। ये इनर्शिया हर जगह इधर अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल, व्हाई डज द कॉइन फॉल इनटू द ग्लास टम्बलर व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड अवे क्विकली? जैसे एक ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर अगर आपने एक कार्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर कॉइन लगा दिया रखा हुआ है, कार्ड को आपने तेजी से खींचा, कार्ड मोशन में आ गया बट कॉइन जो है स्टिल इन रेस्ट, तो जैसे ही आप इसे खींचोगे कॉइन इसके अंदर गिर जाएगा, है ना। एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा देंगे लाइव क्लास में, एक सिंगल वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहे, अदरवाइज ये तो एक्सपेरिमेंट बहुत बार करता हूँ। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ ग्लासेस रखे हुए कांच के एक टेबल पे और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ है और एक तेज जर्क के साथ एक पर्सन आता है, कपड़े को ऐसे खींचता है, ग्लासेस अपनी पोजीशन पे रहते हैं, कपड़ा टेबल से बाहर निकल जाता है। तो ये भी इनर्शिया है, ये मैजिक नहीं है, कई बार मैजिशियंस ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक ये एग्जांपल, व्हाई डज वाटर स्पिल व्हेन यू टर्न अराउंड क्विकली होल्डिंग अ ट्रे विद अ वाटर फिल्ड टम्बलर? तो ग्लासेस है, एक ट्रे है, इस ट्रे में आपने कई सारे मान लो ग्लास रखे हुए हैं या एक ग्लास रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, इस ट्रे को आगे लेके जा रहे हैं और क्विकली सपोज आपने एक टर्न ऐसे ले लिया, आप ऐसे मुड़े तो ये ट्रे जिसमें ये था तो ये तेजी के साथ मोशन में आया, लेकिन ग्लास अभी भी रेस्ट में है, तो ग्लास को एक वाटर को एक जर्क लगेगा और उसमें आपको ऐसे ये नजर आएंगे। ठीक है, वॉट ये इसमें टम्बलर के वाटर में ऐसे आपको स्पिल नजर आएंगे, ऐसे ऐसे वाटर थोड़ा सा ऐसे करेगा। एक और एग्जांपल, व्हाई इज द हेड ऑफ अ हैमर टाइटेंड बाय द बैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट द हार्ड सरफेस? जैसे ही हम क्या करते हैं कि एक हैमर है, हैमर को ऐसे हार्ड सरफेस या जमीन पे या दीवार पे जब ऐसे मारते हैं तो उसका जो ये पार्ट है ये टाइट क्यों हो जाता है, ऐसे आके डाउनवर्ड आके फंस क्यों हो जाता है? तो रीजन ये है कि जब आप इसको ऐसे ऊपर से जब आप नीचे लेके आओगे तो ये जो वुडन पार्ट है हैमर का ये और जो आयरन का जो ये पार्ट है ये दोनों ही डाउनवर्ड मोशन में आ रहे हैं, बट सडनली ये जो वुडन पार्ट है वो रुक जा रहा है ना, और बट वो जो पार्ट है आपका जो आयरन वाला जो ये पार्ट है ये स्टिल मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये क्या होगा, जैसे ये रुकेगा इसको एक जर्क लगेगा आगे की तरफ और ये नीचे जैसे ये रुका तो ये डाउनवर्ड खिसक के आ जाएगा, जिससे ये और टाइटन हो जाएगा। तो यहाँ भी इनर्शिया वर्क कर रहा है। ऐसे ही जब हम कैरम खेलते हैं तो कैरम में क्या होता है, हम एक है ना, जैसे हम क्या करते हैं, बॉटम जो कॉइन है इस कॉइन को ऐसे तेजी से हम स्ट्राइकर से जब मारते हैं तो बॉटम कॉइन निकल जाता है, बाकी का पिलर ऐसे कैसे, बाकी का टावर ऐसे कैसे रह जाता है। रीजन ये है कि एक
जो कॉइन है वो मोशन में आया, बाकी के का पूरा जो टावर है वो स्टिल रेस्ट में रहना चाह रहा है ड्यू टू इनर्शिया, जिसकी वजह से ये टावर पे आप ये एक्टिविटी ऐसे कर पाते हो कैरम पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लिख लेंगे जो काम आएगा। बिटवीन a football and rock of same size, which one will help more inertia? ओके, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिखेंगे। इनर्शिया पढ़ा है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट और state remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless or and until an external force act on it। कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे या मोशन में रहना चाहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया क्या बोल रहा है? इनर्शिया बोल रहा है कि दो तरीके का इनर्शिया है, या तो बॉडी को रेस्ट पे रखना चाह रहा है या मोशन में रखना चाहता है। मोशन वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में, रेस्ट वाले को रेस्ट में। तो न्यूटन कहते हैं इससे आगे कि बॉडी पे, इस पे चाहे रेस्ट वाले पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगी, और मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा। सो देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द external force to bring a body in motion or in rest, because there is inertia। वहाँ इनर्शिया है, इसलिए आपको एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी या मोशन में नहीं जाएगी। क्या समझ पा रहे हो या बोर हो गए? क्विक रिवीजन है एक ही क्लास में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है, और कंटिन्यू करेगा रेस्ट में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, और वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यहाँ पे एक बात, ऑब्जेक्ट इन मोशन, यहाँ पे कुछ बात समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वाला तो सही है कि भाई वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब कैसा है? ऑब्जेक्ट कैसा है ना, रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन while acceleration equals to 0 is equal to 0, therefore the object will continue to be in motion। ठीक है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते करते हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी अगर 0 नहीं है, कांस्टेंट भी वेलोसिटी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। एक्सेलरेशन भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्यों हो सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है, भले ही उसकी वेलोसिटी जो रफ्तार है वो सेम है, बट वो उसने डायरेक्शन शिफ्ट की तो एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन मोशन का मतलब ये है कि जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जो उसकी वेलोसिटी में चेंज ले आए या वेलोसिटी को 0 कर दे, तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। ठीक है, और जो एग्जांपल्स अभी हमने देखे थे वही एग्जांपल्स हैं कि एक पर्सन जो है बस चलने पे सडनली पीछे गिरता है, एक पर्सन मूविंग बस में सडनली आगे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, जो कपड़े वगैरह हैं उनको हम जर्क देते हैं ताकि उनके डस्ट पार्टिकल्स निकल जाएं। तीनों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आने से पहले हमें एक चीज जाननी है, वो है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम?
देखो मोमेंटम जो है, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है, देखो फोर्स ही है मोमेंटम। सपोज आपने किसी, कोई आपका दोस्त है, आपने उसके ऐसे एक अपना हाथ ऐसे रखा और ऐसे फोर्स लगा रहे, ऐसे उसको हल्का धक्का ऐसे मार रहे, तो थोड़ा तेज धक्का मारा आपने, ऐसे मारा, मारा धक्का, धक्का मार रहे हैं, काफी ताकत लगा दिया आपने, लेकिन उसको उतना चोट नहीं आया। चोट क्यों नहीं आया? क्योंकि आप उसमें टाइम बहुत ले रहे हैं। टाइम काफी, फोर्स लगाया, फोर्स है, बट टाइम भी बहुत है, तो उतना उसे हिट नहीं किया। अब क्या किया आपने, वही आपका दोस्त है, उसको सामने से खड़ा किया, उसको बोला जितना फोर्स अभी लगाया इतना फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, वो बोला कुछ नहीं होगा। तुमने सेम फोर्स, जितना फोर्स है उसको ऐसे प्रेस कर रहे थे, काफी धक्का लगा रहे थे, उतना ही फोर्स के साथ आप अपना हाथ ऐसे तेज मोमेंटम के साथ उसके सामने से ऐसे निकाला और उसको ऐसे हिट किया, एक तेज चाटा लगा उसको, और इसका पूरा हुलिया, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये क्या है, हाथ का मास उतना ही, द सेम मास जितना पहले ऐसे कर रहे थे, बट आपने चेंज क्या कर दिया, आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या हो गया, मोमेंटम रेज कर गया, और मोमेंटम रेज करने की वजह से उसको पर्सन को हिट ज्यादा करेगा। जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली, जैसे बंदूक से निकलने वाली गोली, एक छोटी सी गोली, अगर उसको आप ऐसे किसी को फेंक के मारो कि ले भाई, ऐसे मार देते हैं, तो पर्सन को कुछ नहीं होगा। बट आपने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, आपने उस बुलेट को गन में डाला और बोला कि देख, सेम बुलेट जिससे अभी तू नहीं मारा, इसी बुलेट से तुझे ऐसे मारूंगा और तू मर जाएगा, और उसको ऐसे आपने मारा, हिट किया, तो ये पर्सन मर गया। सिर्फ हुआ क्या, मास सेम है, बस वेलोसिटी चेंज कर दी। तो वेलोसिटी चेंज करने पे फोर्स बढ़ गया, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं मास इनटू, वो सॉरी मोमेंटम बोल रहे हैं। तो मोमेंटम क्या है, और एक और बात, मोमेंटम जब पढ़ रहे हैं तो इम्पल्स को भी जान लेते हैं। इम्पल्स क्या होता है, जब एक लार्ज फोर्स बहुत कम टाइम के लिए वर्क करता है तो उसको इम्पल्स कहते हैं। जैसे कोई पूछे इम्पल्स क्या है, तो उसको एक चाटा मारना तेज से और बोलना कि ये बहुत कम टाइम के लिए जो इतना लार्ज फोर्स लगा, यही इम्पल्स है। इम्पल्स मीन्स फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे जैसे किसी मास को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाती है तो उसका मोमेंटम बढ़ता जाता है, और बढ़ते जाते, जितना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हिट करेगा। यही रीज़न है कि आप देखो, तेजी से चलती हुई गाड़ी अगर आपको हिट करेगी तो आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्लो गाड़ी अगर आपको हिट करेगी तो आपके बचने के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि मोमेंटम कैसा है, मोमेंटम आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। What is the second law of motion? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. तो दोस्तों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्या कह रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional the applied unbalanced force, the applied unbalanced force। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड। देखो, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, अगर बैलेंस फोर्स है तो उसका मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। दो फोर्स लग रहे हैं, मैंने बताया कि फोर्स पेयर में लगता है। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं बट दे आर बैलेंस्ड,
तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, यानी एक जो रिजल्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। सपोज आप और एक दोस्त, जैसे आपका एक दोस्त, दोनों एक दूसरे को कैसे धक्का मार रहे हैं, दोनों बराबर बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन कुछ भी नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं रुके हुए हैं। बट आपने उस पर उसकी फोर्स से 10 टाइम्स ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब ये पर्सन जितना तेजी से उधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो गया उस डायरेक्शन में, अब ये पर्सन उधर तेजी से जाएगा। तो अगर ये आप फोर्स 10 का 20 टाइम कर दो, तो बताओ उसको हिट करेगा या नहीं करेगा? और ज्यादा हिट करेगा। आप इसे 100 टाइम कर दो तो भी उसको हिट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे अनबैलेंस फोर्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मोमेंटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम का चेंज उस पर लगने वाले अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी उस पर जो लगने वाला अनबैलेंस फोर्स है, उसके बढ़ने पे मोमेंटम भी रेज करेगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ पर्सन इज प्रोन टू मोर सीरियस इंजरीज व्हेन falling from a certain height on a hard concrete floor than on a sandy surface। एक पर्सन अगर गिरता है, एक बार सैंडी सरफेस, नीचे रेत है उस पे, और एक बार कंक्रीट का सरफेस उस पे, कब ज्यादा चोट लगेगी? तो रीजन ये है कि जब वो कंक्रीट की सरफेस पे जब गिरता है तो हमें पता है कि ज्यादा चोट लगती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन ये है, देखेंगे, सपोज यहाँ पे एक जगह पे ये सैंड है, यहाँ पे कंक्रीट है। ये पर्सन अपना जो दोस्त है, ये गोलू एक बार 10 मंजिल से, फ्रॉम द 10th स्टोरी, इधर आके गिरा, और यहाँ पे पाइल अप हो रखा था, एक रेत का ऐसा अंबार लगा हुआ था, और यहाँ पे पत्थरों का स्टोन्स है। अब ये यही सेम गोलू फ्रॉम द 10th स्टोरी फिर जंप कर रहा है। हुआ क्या, जब ये गोलू इधर गिरा, तो जैसे ही गिर रहा है वैसे ये सैंड भी डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हट जा रही है। हटने की वजह से क्या हो गया, फोर्स को टाइम ज्यादा मिला, फोर्स तो लगा बट टाइम ज्यादा मिला, तो इम्पल्स कम हो गया। और जब टाइम जब ज्यादा लग रहा है तो मोमेंटम कम हो जाएगा, और ऐसे में आप देखोगे इस पर्सन को कम चोट लगेगी। लेकिन जैसे ही ये पर्सन सेम इसने एक्सपेरिमेंट किया विद द कंक्रीट, तो कंक्रीट डिस्प्लेस नहीं होगी, वो सारा का सारा फोर्स, जो सारा का सारा फोर्स है, उसे तुरंत ही वो फोर्स सारा डिस्ट्रॉय होगा यहाँ पे, और इसको हिट करेगा, और हो सकता है गोलू उसके बाद क्लास में ना आए, लास्ट डे हो सकता है उसका बेचारे का। तो व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट on the hard concrete floor, he immediately comes in rest position. It means change in momentum is taking place in an extremely short time, and consequently for exerted by the floor on the person to destroy its momentum is extremely large, hence chance of more injuries। ये बता रहा है कि भाई जब टाइम कम हो जाएगा तो चांस ऑफ इंजरीज बढ़ेंगे। When a person falls on sandy surface, the surface gets compressed, the surface got compressed downward and increases the time of fall. As a result, for same change in momentum force exerted, जब सैंडी सरफेस पे कोई पर्सन गिर रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ने से क्या होगा कि टाइम बढ़ने की वजह से ये होगा, टाइम बढ़ने की वजह से इस पर्सन को कम चोट लगेगी, क्योंकि मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा। एक और है, व्हाई डज अ कंटिन्यूअस पुश ओवर द टाइम हेल्प टू एक्सेलरेट? देखो, जब आप एक्सेलरेट अ कार विद द डेड बैटरी मोर इफिशिएंटली देन अ सडन पुश, ये बोल रहा है कि अगर एक कार है, उसको आप एक सडन, आप आए भाग के आए, वो कार इधर खड़ी हुई, आपने उसको तेजी से ऐसा धक्का मारा और चले गए, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी वहीं खड़ी रही। फिर आपने क्या किया, उस गाड़ी जो खड़ी है आप उसको धक्का मारने की लगातार कोशिश कर रहे हो, पुश किए जा रहे हो, पुश किए जा रहे हो, उसका मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होगा,
एक टाइम के बाद में वो कार मूव करेगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है, तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनदर है, व्हाई डज अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हर्ट एज अ स्पेक्टेटर मोर देन द टेबल टेनिस बॉल। टेबल टेनिस बॉल छोटी होती है, क्रिकेट बॉल बड़ी होती है, और मोमेंटम का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मोमेंटम इक्वल्स टू होता मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास बढ़ेगा, है ना, और वेलोसिटी मान लेते हैं टेबल टेनिस बॉल की और क्रिकेट बॉल की दोनों की वेलोसिटी सेम मान लेते हैं, अगर वेलोसिटी सेम भी है तब भी मास क्रिकेट बॉल का ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो बताओ मोमेंटम का रिजल्ट ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, मोमेंटम विल इंक्रीज, और अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो उस पर्सन को चोट लगेगी। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो फिर ऐसे में आप देखोगे मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर टेबल टेनिस बॉल है, ये एक स्टूडेंट का शायद कॉल आ रहा है किसी का, व्हाट्सएप पे आ रहा है जस्सी ग्रुप से, ठीक है, ओके। तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन, mathematical expression, Newton's second law of motion states that force exerted by the body is directly proportional to rate of change in momentum। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके चेंज इन मोमेंटम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। फोर्स का प्रोपोर्शनेट का साइन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं अभी एक मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम है, थोड़ी देर बाद एक और मोमेंटम हो गया तो फाइनल मोमेंटम हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे होता है, मास, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। दोनों में मास कैसा है, कॉमन है, तो प्रोपोर्शनेट का साइन मास को बाहर निकाल लेंगे, एम बी माइनस यू अपॉन टी। अब आप ध्यान करो कि एक आपने इक्वेशन पढ़ी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जहां पे लिखा हुआ v माइनस यू अपॉन टी, इसको हम लिख सकते हैं a। तो अब आप अगर देखोगे तो ए एफ प्रोपोर्शनेट का साइन एम ए, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, लगा दिया हमने एफ इक्वल्स टू के एम ए। के जो है वो कांस्टेंट है, के अगर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू अगर हम ले सकते हैं 1, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, आंसर आएगा आपका एम ए। कॉल आ रहा बार बार, ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, 1 कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 है। तो यहां से हमें क्या पता चला, न्यूटन का सेकंड लॉ से एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। और तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन पे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास और एक्सेलरेशन को मिला के होगा। तो मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में। तो आपका हो गया केजी, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। ये एक टेबल है, बना लीजिए, अंतर करना है फोर्स और मोमेंटम में। फोर्स यानी एम ए होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। फोर्स कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। फोर्स तब भी होता है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। कैसे होता है, मैं एक फिगर बना देता हूँ। जैसे सपोज ये प्लेन सरफेस है,
इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक रखने की वजह से यहाँ पे एक mg फोर्स मास इनटू ग्रेविटी लग रहा है, इसका एक रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये अगर आप देख पा रहे हो, जब ये स्टेशनरी पोजीशन में है, अगर मान लेते हैं कोई और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, जैसे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका ठीक अपोजिट उधर लग रहा है F, ये माइनस F, ये बैलेंस फोर्स है, तब भी जब फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब भी ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। तो जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तब भी फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मोमेंटम फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। लेकिन मोमेंटम कैसा होगा? जीरो होगा। जैसे अगर आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो अभी आपको हिट नहीं करेगा, ऐसे रखा हुआ है, लेकिन यही मार्कर अगर आपको बहुत तेजी से फेंक के मारा जाए तो आपको चोट मार देगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन, ठीक है। डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फोर्स जो है वो कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। F इक्वल्स टू ma है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम इनवर्सली आएगा, अपॉन में आएगा। अगर अभी आपने जो इक्वेशन देखी, जबकि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? P इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोमेंटम चेंज विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट रिमेन कांस्टेंट फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट। चार्ट बना लिया। कुछ बातें, जैसे हमेशा क्रिकेट ग्राउंड में एक फील्डर क्या करता है, जब कैच लेता है तो अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसको पता है कि कैच लूंगा तो जर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जर्क ज़्यादा हो जाएगा तो चोट लगेगी। तो टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स कम लगेगा। तो फिर ऐसे में क्या करता है? हाथ पीछे खींचता है, ठीक है। एथलीट इन हाई जंप इवेंट्स मेड टू फॉल ऑन द कुशन और सैंड बेड। जब एक एथलीट होता है तो जब वो हाई जंप करता है तो या तो सैंड का पाइल बना लेता है, मिट्टी का ढेर बना लेगा, या फिर कुशन होंगे जिस पे वो कूदेगा ताकि टाइम बढ़ जाए, जिसकी वजह से उसको चोट ना लगे। ये बड़ा पॉपुलर रहता है। क्या होता है आमतौर पे, से कई बार ऐसे दिखाते हैं, कितनी सारी ब्रिक्स रखी हुई हैं, उनको हम तोड़ के दिखा देते हैं, बट ये पर्सन करता क्या है, ऐसे धीरे धीरे इसका मोमेंटम बनाएगा, और मोमेंटम बना के, यानी कि मास उतना ही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, तेजी से आके हिट करेगा, तो ये सारी की सारी ब्रिक्स टूट जाएंगी। तो ड्यू टू लार्ज मोमेंटम ये हिट कर जाता है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और देख लेंगे, लास्ट है आज का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी जितनी भी एक्शंस होंगी उनका अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी में स्विम कर रहे हैं तो पानी को पीछे धक्का मारेंगे तो पानी आपको आगे धक्का मारेगा। जैसे एक बैलून आपने लिया, बैलून में हवा भरी, उसको ऐसे छोड़ा तो हवा अगर इधर बाहर निकल रही है तो जो सराउंडिंग की एयर है उस बैलून को इस डायरेक्शन में पुश करेगी। तो ये सारे, इसी पे हमारे रॉकेट्स काम करते हैं, इसी पे अगर आप देखोगे तो बोट्स काम करते हैं। तो ये चीज़ें, जैसे एक गन से आपने फायर किया तो एक झटका आगे लगा, एक झटका पीछे लगा, रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे। तो यहाँ पे हमने एक क्विक रिवीजन किया इस चैप्टर का, और बाकी क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे एक और क्लास में। थैंक यू।